नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रांशु द्विवेदी है और आप देख रहे हैं आईएफएस ऑनलाइन का यूट्यूब चैनल। हुँ, दोस्तों, आज हमारे साथ हमारी मेहमान हैं रुचि कुमारी। रुचि कुमारी जिसकी रैंक 87 जो कि जेआरएफ में उन्होंने हासिल करी है और ये हमारे साथ साझा करने आई हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी करी, किस तरीके से पढ़ाई करी और ये आपको कैसे मदद कर सकती हैं। इस इंटरव्यू को सुन कर के आप समझ जाएँगे, किस तरीके से आप इनसे मोटिवेट हो सकते हैं, ये समझ कर के आप ये सुन कर के इंटरव्यू आप समझ जाएँगे। तो बहुत-बहुत स्वागत है रुचि का, जिन्होंने एआईआर 86 हासिल करी है। रुचि, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा, कैसी हो आप? एकदम ठीक सर। एकदम ज़बरदस्त, शानदार, हाँ? क्या बात है। तो कैसा लग रहा है अभी? जेआरएफ तो क्लियर हो गया, तो यस, घर पे कैसा है माहौल? अभी तो सब खुश है क्योंकि इससे पहले भी मैंने पेपर निकाला है 2025 का ही। अच्छा, तो उस वक़्त मैं कई जगह गई थी इंटरव्यू के लिए बट मैक्सिमम जगह मुझे जेआरएफ के लिए ही बोला जा रहा था कि यू शुड हैव अ फेलोशिप और फाइनली मेरे पास फेलोशिप है। जुलाई वो भी मैं बहुत टाइम से ट्राई कर रही हूँ, एमएससी से भी ट्राई कर रही हूँ इस जेआरएफ के लिए। और आईएफएस से ही मुझे एमएससी भी मिली थी। मतलब आईएफएस के प्लेटफ़ॉर्म से ही मैंने आईआईटी जैम के लिए भी पढ़ाई किया था और अच्छा, उसके बाद मुझे एमएससी में एडमिशन मिला था एनआईटी दुर्गापुर में। अच्छा। और इसीलिए फिर मैंने सीएसआईआर के लिए भी आईएफएस लिया कि मुझे जानती थी कि जब पढ़ा हुआ था मुझे तो समझ में आ रहा था कि इस प्लेटफ़ॉर्म से मुझे फिर से मदद मिल सकती है। हुँ। तो रुचि, इसका मतलब बचपन से ही हम लोग साथ में हैं, हाँ? हाँ, सर। क्या बात है! तो उसके बाद रुचि आपने यहाँ से सीएसआईआर की पहले मतलब आपने एमएससी किया और एमएससी भी यहीं से कोचिंग करके करी थी आईआईटी जैम की तैयारी। टाइफल भी यस सर। आपने क्लियर किया है, हाँ? यस सर। अच्छा, टाइफल भी क्लियर किया है, लेकिन वहाँ पर ज़्यादातर बोला गया कि आप फेलोशिप लेकर के आइए। तो आप लेकर के आइए, अब तो ले ही लिया है, कह देना यस लो, सर। आ गई फेलोशिप, है ना? सही है। तो रुचि, अपने बारे में बताइए कि आपकी पढ़ाई-वढ़ाई कैसे, क्या रही? क्या सबसे ज़्यादा परेशानियाँ थीं इस दौरान आपको पढ़ाई में? अब क्या सबसे ज़्यादा परेशान करती थी? जैसे बैचलर्स के टाइम पे तो स्टिल मतलब आप शुरू से पढ़ रहे हो तो कॉन्सेप्ट्स पढ़ना या एट लेंथ पढ़ना आपके लिए ईज़ी होता है मतलब पूरा कॉन्सेप्ट समझना या पूरे बुक्स पढ़ना। बट एमएससी में जब मेरा एडमिशन हो गया थ्रू जैम आईआईटी जैम एनआईटी दुर्गापुर में मुझे एडमिशन मिला था। तो उसके बाद फर्स्ट ईयर स्टिल थोड़ा टाइम था मेरे पास क्योंकि वो लोग कोर्स वर्क भी करा रहे थे तो उस टाइम लैब शुरू नहीं हुआ था हमारा। तो उस वक़्त फिर भी मेरे पास टाइम था थोड़ा पढ़ने का या इन डेप्थ पढ़ने का। बट जैसे-जैसे कोर्स वर्क भी क्योंकि एमएससी में आप जो 3 साल में पढ़ते हो, बीएससी में, एमएससी में काइंड ऑफ आपको 2 साल या 1 साल में सब्जेक्ट्स पे वो लोग निपटाने की कोशिश करते हैं। हुँ, हुँ। तो वो एक बहुत डिफ़िकल्ट पार्ट है क्योंकि आपका सिलेबस ह्यूज हो जाता है, फिर सीएसआईआर पे भी आपको क्वेश्चन वाइज़ अ, अटेम्प्ट करना पड़ता है, जो एक आईएफएस में मुझे सबसे ज़्यादा हेल्प किया जिस चीज़ में कि थोड़ा टारगेटेड पढ़ा है। कि सीएसआईआर में ऑलरेडी सिलेबस बहुत ज़्यादा है। हुँ, अगर आप इन डेप्थ हर एक चीज़ को पढ़ने जाएँगे, वो भी खुद से पता करके इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। वो मुझे आईएफएस से मदद मिला है कि मुझे ऑन पॉइंट अच्छा ये पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो सब फिक्स है उधर से सिर्फ मुझे पढ़ना है। कि सीएसआईआर मैंने शुरू के 1 साल तो भी मैंने कोचिंग नहीं लिया था क्योंकि एमएससी में मुझे टाइम उतना नहीं मिल रहा था। हुँ, हुँ। फिर जब हमारा लैब शुरू हो गया तब क्योंकि हमारा कोर्स वर्क थोड़ा कम हो गया था उस वक़्त, तब फिर मैंने फिर से आईएफएस को लिया सीएसआई क्योंकि मैंने 2 बार उससे पहले सीएसआई दिया और 89 या 93 आई थिंक मेरा आया था लास्ट पर कट ऑफ नहीं क्लियर हो रहा था। और मुझे समझ में भी नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे मैं फिर से पूरा सिलेबस करना है, बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था 6 मंथ्स में कवर करना या रिवाइज़ करना। तो मैंने सोचा मैं एक बार पढ़ चुकी हूँ यहाँ से, मुझे पता है कि क्या होता है, नहीं होता है, कितना फिक्स होता है, सिलेबस वगैरह आप लोग कैसे पढ़ाते हैं, कितना टारगेटेड रहता है या नोट्स भी कितना टारगेटेड रहता है। तो मैं सोची कि सीएसआर के लिए भी मुझे यही लेना चाहिए और वही 6 मंथ्स में वो मैंने पढ़ा, फिर मैंने एक्चुअली में मेरा था दिसंबर तक का था, बट क्योंकि हमारा उधर डिले हुआ था तो फ़ेब तक मैंने पढ़ा है एफएस से। उसके बाद हमने उस वक़्त सीएसआईआर जो फ़ेब का दिया था वो तो मेरा नहीं निकला था, फ़ेब या जैन में हुआ था लास्ट।
उसके बाद फिर जून में हुआ, फिर मैंने पूरा मेरा मई में कोर्स खत्म हो गया था एमएससी का, मई में पूरा खत्म हो गया था। उसके बाद 2 महीने मैंने जितना रिवाइज़ हुआ मेरे से, जितना नोट्स बनाया था या ऑनलाइन भी जैसे आप लोग पीवाईक्यूज़ या एक्सप्रेस लाते रहते हैं, व क्योंकि मुझसे भी ज़्यादा खुद से पढ़ा नहीं जा रहा था कि पूरा एक-एक सिलेबस निकाल के मैं पढ़ूँ कि क्या है, मुझसे नोट वाइज़ नहीं पढ़ा जा रहा था। तो फिर मैंने ऑनलाइन फ़ॉलो किया कि पीवाईक्यू आप लोग क्या पढ़ा रहे हैं, रिकॉल में क्या हो रहा है, मतलब आज कुछ तो कुछ दिया हुआ है ऑनलाइन आपने कि पीवाईक्यूज़ हमेशा ही डिस्कस किया हुआ है। तो हुँ, मैंने पीवाईक्यूज़ देखना शुरू किया उस 2 महीने में और जो-जो थोड़ा स्पेसिफिक हम लोग मतलब क्लास में करते हैं कि अच्छा ये इतना आता ही है, तो वो थोड़ा मैंने पढ़ा। ये सब मुझे चीज़ें बहुत हेल्प की। एमएससी में भी मैंने काफ़ी हमारा कोर्स वर्क भी जो हमारा कॉलेज सेट करता है वो बायोकेमिस्ट्री, मॉल बायो ये सब यूनिट उन लोगों का भी टारगेट है कि हम लोग अच्छा। स्टैंडर्ड बुक से पढ़ाएँगे। हुँ, बट स्टैंडर्ड बुक से भी सब कुछ कवर करना इन एमएससी इज़ वेरी डिफिकल्ट। उस वक़्त भी हम लोग थोड़ा यूट्यूब से या थोड़ा जो सर ने पढ़ाया मैं तो क्या मेरा मैं इतना खुद बुक से पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है कि सब कुछ पढ़ के याद रखना मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मैं वीडियो देख देख लेती थी कि अच्छा ये है, ये स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करके या मुझे पता है कि आप लोगों ने कहाँ क्या पढ़ाया है वीडियो में, मैं वहाँ जाके वो टॉपिक वहाँ से पढ़ लेती थी और उससे ही मैंने एमएससी में भी एग्ज़ाम्स दिए हैं। उससे काम बन जाता है, हाँ, हाँ, सर। काम बन जाता है। एग्ज़ाम क्लियर हो जाते हैं, सब बढ़िया हो जाता है। ठीक है, तो आपकी ज़िंदगी में तो ऐसा है कि आपसे किसी ने कहा कि जाओ पहले फेलोशिप लेकर आओ, आप लेकर आ गई, हैं? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो रुचि आप जैसे आपने जो कुछ भी बताया वो सब आपने सॉल्यूशन बताया, सॉल्यूशन कि आपकी ज़िंदगी में आईएफएस आया, तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आई, आपको पता है कि मुझे कहाँ से पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कितना टॉपिक पढ़ना है, पूरा गाइडेंस हो गया। पर मैं प्रॉब्लम पूछ रहा हूँ कि प्रॉब्लम क्या आती थी? जैसे आपको आपके पास मतलब आपकी बातें सुन कर के लग रहा है कोई प्रॉब्लम तो थी ही नहीं क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें थीं, फटाक से आपने देखा और पढ़ना शुरू कर दिया। आप मुझे प्रॉब्लम बताइए कि प्रॉब्लम कहाँ थी? क्योंकि बच्चे जब तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो वो कुछ-कुछ प्रॉब्लम से जूझ रहे होते हैं। आपके सामने ऐसी कौन-सी समस्या थी जो आपको एकदम परेशान कर देती थी कि अरे यार! अब ये कैसे करूँ मैं? या मेरे साथ वो कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है पर्सनल जिसको आप डिस्कस करना चाहें या फिर पढ़ाई को लेकर के या फिर कोई यूनिट हो सकती है। आपके सामने जो बाधा थी, जिसको हम बोलेंगे ऑब्स्टैकल था, वो क्या था? सबसे बड़ा ऑब्स्टेकल अगर यूनिट वाइज़ देखा जाए तो वो बायोकेमिस्ट्री था। अच्छा, मुझे बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी नहीं पसंद और मुझे पढ़ना मतलब पढ़ा भी नहीं जाता है मुझसे वो। अच्छा। तो वो उसमें मुझे बहुत एक्चुअली में मुझे इतनी प्रॉब्लम इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि जब मैं बैचलर्स में मैंने बहुत स्ट्रगल किया था वो सारा चीज़ कवर करने के लिए आईआईटी जैम के टाइम पे बट जब आपको एक बार पता चल जाता है ना कि अच्छा यहाँ पे आपको कमज़ोर सॉल्यूशन हैं। मिल रहा है, हुँ। तो आप बार-बार वहाँ जाने की कोशिश करते हैं, अच्छा, अगर अच्छा। आप कहीं भी हो एमएससी में। हुँ, हुँ। बट एमएससी में स्टिल मैं बोलूँगी क्योंकि हमें कोर्स वर्क के साथ लैब भी करना पड़ रहा था, तो वो एक टाइम मैनेजमेंट का बहुत इश्यू हो रहा था क्योंकि मैंने मतलब ऐसा भी नहीं हुआ कि मैंने 13 यूनिट्स पूरा मैंने लिया था एफएस से ऑफ ऑनलाइन का कोर्स, बट ऐसा नहीं था कि मैं उसमें सारा यूनिट कवर कर पाई क्योंकि टाइम का बहुत इश्यू हो रहा था। हुँ। फिर मैंने सोचा कि अगर मतलब टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा है मेरे से, तो मैं स्पेसिफिक यूनिट्स या जैसे जो पढ़ा हुआ था मेरा आईआईटी जैम के टाइम पे भी, मैंने वो रिपीट करना शुरू किया था। और एक प्रॉब्लम क्या होता है ना एमएससी में थीसिस के टाइम पे अगर क्योंकि मुझे उस वक़्त वो भी सोचना था कि अच्छा हमारा जो थीसिस था मतलब हमारा जो काम था लैब का डिसर्टेशन का। तो डिसर्टेशन का, तो उसमें प्रॉब्लम ये हो रहा था कि जैसे आपको सब कुछ खुद से करना पड़ता है उधर भी, थोड़ा हुँ। खोज के या थोड़ा खुद पढ़ के, तो मुझे वो 2 चीज़ बैलेंस करना बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि हमारे टीचर्स का क्या नाम था कि आपको इंटर्नशिप्स भी करनी चाहिए या हुँ। मतलब उसके साथ-साथ भी वो लोग चाह रहे थे कि हमारा सीएसआर उसी वक़्त निकलना चाहिए। ये एनकरेजिंग था उनके तरफ से, मैं मान रही हूँ बट बहुत प्रेशर हो जा रहा था हमारे ऊपर हुँ। कि अच्छा हमें लैब भी करना हमारा प्रैक्टिकल्स भी चल रहा था मतलब हमारा डिसर्टेशन के टाइम पे हमारा कोर्स वर्क भी था और प्रैक्टिकल्स भी था। हुँ, तो हुँ। वो भी बहुत प्रॉब्लम हो रहा था मैनेज करने में मुझे। मैंने 6 महीने पहले खुद से करने की बहुत कोशिश की क्योंकि मेरे पास था थोड़ा बहुत नोट्स। हाँ।
फिर भी मुझे लग रहा था कि क्योंकि मुझसे अरेंज मैं ऐसे नहीं हो सकता कि मैं खुद से खोल के सब कुछ पूरा रीडिंग कर लूँ। वो मेरे से बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि मैं खुद से सब रीड नहीं कर सकती कि वो मुझे याद नहीं रहता बेसिकली। हुँ, अगर मैं रीड भी करूँ पूरी चीज़ को जैसे बहुत लोग होते हैं बुक से पूरा-पूरा पढ़ते हैं और अंडरलाइन करते हैं और उनको याद रह जाता है। ये मेरे से नहीं होता है, मुझे याद नहीं रहता वो। अगर कोई पढ़ा देता है या कोई अच्छे से समझा देता है, तो मुझे आपका सुना बोला हुआ बात वो बहुत याद रह जाएगा। तो क्या वो मैं क्या याद है? प्रैक्टिस मेरा बोला हुआ क्या याद है? मतलब जैसे सर भी पढ़ाते हैं या कोई भी यूनिट में जैसे ट्रिक्स बताते हैं आप लोग हाँ, पढ़ाते वक़्त, अगर ट्रिक्स नहीं भी बताते तो सिंपली बुलेट वाइज़ अगर आप कोई पॉइंट बता रहे हैं हाँ, हाँ। कि अच्छा वाटर का ये इतना होता है। मैंने इतने सिली मिस्टेक्स किए शुरू एग्ज़ाम में, शुरू के क्योंकि मैं वापस आंसर की चेक करती हूँ कि क्या मैंने गलत किया है या क्या सही किया है उसमें। जैसे इस बार भी जैसे ही हमारा एग्ज़ाम हुआ था, आप लोग डिस्कस करने आए थे जब आंसर की मतलब वो आया था, आंसर की आया हाँ, था हाँ। हमारा, आप लोग डिस्कस कर रहे थे कि क्या चीज़ चैलेंज कर सकते हैं या क्या सही है, क्या गलत है। मैंने तब अपने मार्क्स जोड़ के देखे थे और तब मुझे लग रहा था कि 90 समथिंग में है तो शायद इस बार नहीं होगा जीआरएफ ये या फिर कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। वो तो मतलब फिर बाद में मुझे दिखता है कि अच्छा ठीक है ऐड हो रहा है, कुछ-कुछ चीज़ें ऐड हो रही हैं। फिर भी हमारा वो हेलिकेज़ वाला जैसे बाद में आप लोगों ने फिर से मैं भी कन्फ्यूज़ थी उस क्वेश्चन को लेके हेलिकेज़ वाले को, हुँ, कि अगर हेलिकेज़ कैसे गलत हो सकता है इस क्वेश्चन के लिए। हुँ, और फाइनली मैंने वीडियो देखा, आई थिंक केसी सर ने डाला था वो वीडियो हुँ, कि वो उस क्वेश्चन को कैसे हम चैलेंज कर सकते हैं। उन्होंने एक बुक का स्क्रीनशॉट वगैरह भी दिया कि अगर बच्चा स्टैंडर्ड बुक से भी ना पढ़े तो कहाँ से पढ़े। वो चीज़ मतलब ये सब चीज़ें क्योंकि आप लोग पहले भी यूट्यूब पे ये सब ला चुके हैं। हुँ, ये पहला पीवाईक्यू डिस्कशन नहीं है, पहला हुँ, क्वेश्चन पेपर डिस्कशन नहीं है यूट्यूब का कि आईएफएस के द्वारा किया जा रहा है। पहले भी किया गया है, तो वो बहुत मतलब ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा हेल्प की कि मैं पीवाईक्यूज़ देखूँ, सर समझा रहे हैं, अच्छा डेवलपमेंटल बायोलॉजी का सर विशाल सर पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं कि अच्छा ये ऐसे होता है, इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, इसमें क्या सोचना था, हुँ, क्या मैंने गलत सोचा होगा उस वक़्त जब हुँ, मैंने अटेम्प्ट किया होगा। तो ये सब चीज़ें छोटी-छोटी सी क्योंकि मुझे पता है कि मैं एग्ज़ाम में जब दे रही होती हूँ, तो मैं क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये सोचती हूँ कि इस बारे में मैंने सुना क्या है? हुँ। पढ़ने के टाइम मुझे मतलब आप एक होता है कि लोग रट्टे मार के याद कर लेते हैं पूरा चीज़। वो एक मेरा डीमेरिट है कि मुझे रट्टे मार के चीज़ें याद नहीं होती। ये तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए आपका सीएसआर क्लियर हो गया। अगर रट्टे मारने वाली होती तो ना टाइफर निकलता, ना सीएसआर निकलता, ना कुछ निकलता। रट्टाफिकेशन से बहुत रिज़ल्ट जो है मुश्किल होते हैं। मैं आपको बता दूँ कि रुचि एनआईटी में पढ़ी है। एनआईटी में राइट? यस सर, एनआईटी एनआईटी दुर्गापुर। दुर्गापुर। अब एनआईटी दुर्गापुर है, एनआईटी है तो अच्छा ही है। तो प्रोफ़ेसर्स भी अच्छे होंगे और अच्छा खासा प्रेशर भी होगा। पर इन प्रेशर के बावजूद रुचि ये सब कमाल कैसे कर पाईं? क्योंकि इन्होंने आईआईटी जैम के लिए पहले से तैयारी कर रखी थी, तो उससे थोड़ा बहुत सहारा तो मिलता ही है। फिर भी इसको लग रहा था कि सीएसआईआर का सिलेबस बहुत वास्ट है और इसको पढ़ना मुश्किल है। अब रुचि ने जब तैयारी करनी शुरू करी तो फिर से अपने मन से तो नहीं निकला। वापस से वहीं पहुंच गए जहां से शुरू किया था। फिर से आईएफएस आई और फिर से यहीं पर पढ़ना शुरू किया और अभी 87th रैंक है। रुचि की हिंदी बहुत अच्छी है। आप सोचोगे दुर्गापुर कलकत्ता में रह रही है और हिंदी इतनी अच्छी है, तो मैं बता दूं रुचि बिहार की रहने वाली है। रुचि बिहार में आप कहाँ से हो? बिहार में मैं छपरा से हूँ। छपरा से। तो बिहार के छपरा जिले से है और छपरा जिला बहुत प्रसिद्ध है ना? नाम तो सबने सुन रखा होता है। अच्छा रुचि ये बताइए कि आपको ऐसी कौन-सी आपको चीज़ लगती है कि जो स्टूडेंट को हमेशा करना चाहिए, कभी मिस नहीं करना चाहिए, वरना वो अपना सक्सेस का चांस खो देंगे? क्या ऐसी चीज़ आप चाहती हैं कि स्टूडेंट को कभी भूलना नहीं चाहिए, हमेशा वो चीज़ करना चाहिए? कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है सर, क्योंकि मुझे पता है कि मैं डेली मतलब लोग टारगेट रखते हैं डेली का कुछ ना कुछ, कितना मुझे पढ़ना है, इतना पढ़ना है और मैं कंप्लीट नहीं भी ऐसा भी हो सकता है कि मतलब लोग का दिन हर दिन एक जैसा नहीं हो सकता। तो हुँ, किसी टाइम आप ऐसा हो सकता है कि आप वो पूरा टारगेट कंप्लीट ना कर पाओ। बट अगर आप टारगेट सेट किए हो, उसमें से आप 2 चीज़ भी किए हो, हुँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप वो डेली ऐसा करो, टारगेट सेट करो और उसमें से आपसे जितना बन पा रहा है उस दिन के लिए क्योंकि मुझे पता है कि एमएससी के साथ-साथ या कोई भी एक अगर कोई बीएससी कर रहा है, उसे आईआईटी जैम क्रैक करना है या गेट भी क्रैक करना है,
उसके लिए प्रॉब्लम है थोड़ा कि आपको कॉलेज जाना है, कॉलेज का जो भी शेड्यूल होता है 9 टू 5, 9 टू 6 वो ज प्रैक्टिकल्स ज हुँ, जो भी आपके करिकुलम में है। उसके बाद आके पूरा-पूरा पढ़ना, उस सिलेबस को रिपीट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आप क्योंकि आप रोज़ ही टायर्ड रहोगे, ये बात फिक्स है कि अगर आप सोचोगे कि आज तो थक गए, कल करेंगे या कल से शुरू करेंगे, वो थोड़ा मुश्किल है कि एक दिन छूटा तो वो हमेशा रहता है कि अच्छा आज नहीं करेंगे, कल से करेंगे और फिर कल आपको ये सेम चीज़ लगेगा कि आज नहीं करते, कल से करते हैं। और वो कल नहीं आता है। वो कल ये नहीं आता, सबसे वो बड़ा बर्डन वो होता कल नहीं जाता आता। है, फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेशन आती है क्योंकि काम तो हो नहीं रहा, तो होगा क्या? सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्रस्ट्रेशन। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। रुचि, आपके इस पूरी सफलता में क्वेश्चन प्रैक्टिस का कितना रोल है? क्वेश्चन प्रैक्टिस? मैंने सबसे ज़्यादा मतलब क्वेश्चन प्रैक्टिस भी पीवाईक्यू से ही किया है मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने कुछ नया अटेम्प्ट करने का कोशिश किया है। पीवाईक्यूज़ मैंने अधिकतर बनाए हैं या देखे हैं। मैं क्योंकि मैं विद पेन कॉपी उतना करने का मेरा ये नहीं रहता था। तो क्योंकि मुझे तुरंत आंसर जाना है या तुरंत जाना है तो मैं क्या करती थी यूट्यूब पे पीवाईक्यू सीरीज़ जितना है आप आईएफएस का भी बहुत सारा है या फिर आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस करवाया है। गेट के टाइम पे भी आप लोगों ने एक सीरीज़ चलाया था। मैंने इस साल गेट भी दिया था, वो भी मेरा क्लियर हुआ है लाइफ साइंसेज़ का। तो गेट के टाइम पे भी जो सीरीज़ सीरीज़ चलाया था, तो उसमें जैसे अलग-अलग तरह मैं ऐसे नहीं बोल रही कि अगर आप सीएसआईआर कर रहे हैं, तो आप सीएसआईआर के ही क्वेश्चन्स टारगेट करें या आईसीएमआर दे रहे हैं, तो उसके क्वेश्चन्स टारगेट करें। इम्पोर्टेंट है कि आप उनके पीवाई करें, ये बात सही है, ताकि आपको पता चले कि एग्ज़ाम में आता क्या है। क्या रेंज है इस एग्ज़ाम का क्योंकि गैट बी में जिस लेवल का क्वेश्चन आता है सीएसआर में उस लेवल का क्वेश्चन आपको बी सेक्शन में देखने को मिलेगा थोड़ा बहुत, बट ऐसा नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको सी सेक्शन भी दिखने मिले। या डीबीटी के जैसे क्वेश्चन्स आते हैं वैसा क्वेश्चन्स आपको हर एग्ज़ाम में लेकिन अगर आप हर एग्ज़ाम का पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें क्योंकि मुझे बैठ-बैठ के अगर आपसे नहीं हो रहा कि 3 घंटा मैं बैठ के पूरा पहले सॉल्व करूँ फिर आंसर्स देखूँ, मैं क्योंकि मेरे एमएससी के टाइम पे मुझे ये बहुत प्रॉब्लम था कि 3 घंटे में बैठ के एक साथ नहीं कर पा रही थी, मुझे टाइमिंग ऐसे मैच नहीं हो पा रहा था। तो मैं जब भी मैं फ्री टाइम में कहीं भी बैठी क्योंकि लैब में भी हमारा ऐसा रहता था कि कुछ वेट टाइम है, सेल कल्चर कर रहे हैं, कुछ एक टाइम आपके पास है, आधा घंटा आपको बस बैठना है। तो उस वक़्त मेरे पास पेन नहीं है, कुछ नहीं है, बस मैं फ़ोन में वो पीवाईक्यू सीरीज़ लगा के कि क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं एग्ज़ाम में। सिर्फ़ वो सुनती थी और समझने की कोशिश करती थी कि कैसे इस चीज़ को अप्रोच किया जा सकता है। अगर मुझे क्वेश्चन में 4 चीज़ नहीं पता मतलब 4 ऑप्शन है, 3 के बारे में मुझे कुछ नहीं पता, पर 1 के बारे में मैं कन्फर्म हूँ, तो भी मैं अगर 50-50 चांस लूँगी तो क्या सोच के लूँगी? वो अप्रोच भी मैंने सब कुछ ऐसे ही सीखा है, यूट्यूब से या कुछ भी। अभी मैं जब फ्री सुन-सुन टाइम में करके। थी, तब मैंने 2 महीने किया है पीवाईक्यूज़ थोड़ा प्रैक्टिस। जब मैं जून के टाइम पे मैंने 1 महीना पूरा पीवाईक्यूज़ प्रैक्टिस किया है। ये बहुत मैच्योर इंटरव्यू लग रहा है भाई, ये तो कुछ ज़्यादा ही लड़की समझदार निकल गई। ऐसे-ऐसे बता रही है, इससे लग रहा है कि जैसे के पास ब्रह्मांड का समस्त ज्ञान हो और ये बता रही है कि ऐसे किया, वैसे किया। बहुत बहुत मैच्योर इंटरव्यू दे रही हैं आप मुझे। बड़ा अच्छा लग रहा है ये सुन कर के, बहुत एक-एक चीज़ एनालाइज़ कर रखी है आपने कि आपको ज़िंदगी में क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उस दौरान आपने क्या किया, उसको कैसे रेक्टिफ़ाई किया। हर एक चीज़ स्टेप वाइज़ आपको पता है। वाह! ये बहुत बढ़िया है, कोई कन्फ्यूज़न नहीं है आपको, तभी तो क्लियर हो गया। तो रुचि, ये बताइए कि आपने बताया कि पीवाईक्यू आपने कैसे किया? आप हमेशा सुनती रहीं? आपको, अगर आप जिस समय नहीं पढ़ रही हैं किताब लेकर के, उस समय भी आपके कान में चल रही थी बातें, दिमाग में चल रही थी, जिससे आपको क्वेश्चन को प्रोसेस कैसे किया जाए अपने ब्रेन में, प्रोसेस करना समझ में आ गया। तो ये बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, अब रुचि, अब ये बताइए मुझे कि जब आप एग्ज़ाम दे रही थीं, तो एग्ज़ाम देने के बाद क्या आपको लग गया था कि मतलब क्वेश्चन देख कर के डर लगा था? या फिर लगा था कि नहीं ये मुझसे बन जाएगा? या फिर ऐसा लगा कि नहीं यार इस बार होगा ही नहीं? क्या लगा था एग्ज़ाम देने के बाद? क्वेश्चन देख के तो मुझे ऐसा नहीं लगा था कि मतलब इस बार हो जाएगा क्योंकि मैंने पार्ट सी में 20 क्वेश्चन्स अटेम्प्ट किए थे। अच्छा। 25 हाँ, तो मुझे मेरा था कि पार्ट सी में 25 या 23 ऐसा जाता तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता। बट क्योंकि 2-4 क्वेश्चन में मैं कन्फ्यूज़ भी हो गई थी और मैंने बहुत क्वेश्चन ऐसे स्टार्टिंग में पढ़ा क्योंकि मुझे प्लांट फिज़ियो या प्लांट का उतना कुछ नहीं आता था। तो हुँ, कुछ क्वेश्चन इकोलॉजी या प्लांट के होते थे तो मैं उसको ऐसे शुरू में पढ़ते स्किप कर देती थी। हुँ। तो उस वज़ह से मैंने
मतलब मैं 75 क्वेश्चंस में मैंने अपना कैसे 20 क्वेश्चंस सिर्फ़ वही किया है जो मुझे आता है, ऐसा सोचिए। कि अच्छा। अगर मुझे लग रहा है कि अच्छा डेफ़िनेटली ये आंसर होगा तो मैं वैसे कर रही थी। तो मुझे लगा कि शायद इस बार नहीं निकलेगा क्योंकि मैंने पार्ट सी में उतने क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए हैं। हुँ। बट स्टिल काम किया। मुझे पार्ट ए का भी मैंने 13 क्वेश्चंस किया था 15 में से। अ, तो उसमें भी मुझे लग रहा था कि पार्ट ए में क्योंकि पिछली बार मेरे पार्ट ए की वज़ह से मुझे थोड़ा कम परसेंटाइल हो गया था मेरा। तो इस तो बार मुझे आपने लगा अच्छे से अटेम्प्ट किया पार्ट ए। पार्ट ए में मैंने 15 से 13 अटेम्प्ट किया था। तो 13 ठीक तो है, अब क्या चाहिए? इस बार किया था, मैं वही हाँ, बोल रही हूँ, मैं पिछली बार से सीख के समझ रही हूँ। पहली बार पार्ट ए करके इतना नहीं आई थी, मुझे नहीं अच्छा। आता था उतना तो मैं मतलब आप टारगेट कर रहे हो तो सिलेबस तो उतना आप समझते नहीं हो कि एप्टीट्यूड भी इतना इम्पोर्टेंट है। आपको लग रहा है कि आप अपने सिलेबस से ही निकाल लोगे बट बहुत मैंने मतलब क्वेश्चंस ऐसे पूरा छाँटा है कि अच्छा मुझे ये क्वेश्चन बिल्कुल भी इसके बारे में कुछ नहीं पता है, इसको मैं पढ़ूँगी ही नहीं। प्लांट का नाम आते ही मैं छोड़ दी हूँ क्वेश्चंस कि प्लांट है मुझसे तो नहीं बनेगा ये। वो अरे! ये एक डर हो गया था मेरे अंदर। कितनी यूनिट आपने टोटल तैयार की थी? मैंने मेनली 6 यूनिट पूरा मतलब पढ़ा है मैंने पूरा जितना मेरे से हो पाया प्रॉपर? बायो के हाँ। मॉल प्रॉपर बायो के मॉल बायो सेल बायो मैंने पढ़ा सेल सिग्नलिंग भी मैंने पढ़ा था इम्यूनोलॉजी वगैरह सब मिला के मेथड्स इन बायो पढ़ के गई थी मैं इस बार और एक यूनिट किया मैंने आई थिंक मैंने और एक वो किया था इनहेरिटेंस जेनेटिक्स जेनेटिक्स। जेनेटिक्स भी मैं लास्ट क्लास तक पूरा खत्म नहीं कर पाई थी आई थिंक बट मैंने फिर भी उसका इम्पोर्टेंट और प्रीवियस क्वेश्चंस देखा था पर कि कैसे पर क्वेश्चंस आते हैं। रुचि 6 यूनिट तो मतलब काफ़ी कम है, फिर भी आपने क्या बाकी यूनिट्स को टोटल छोड़ा था क्या? नहीं, नहीं सर, मैंने बाकी यूनिट्स के पीवाईक्यूज़ जैसे जिस पार्ट से आते हैं रेगुलरली उसको मैंने उस रिवाइज़ कर पार्ट रहे हैं। को उसको रिवाइज़ कर लिया था क्योंकि मुझसे कंप्लीट नहीं हो रहा था हुँ, कि पूरा-पूरा याद रखूँ, तो मैं फिर उसके पीवाईक्यूज़ की तरफ मैंने ज़्यादा प्रैक्टिस ऐसे ही किया है कि पीवाईक्यूज़ को एनालाइज़ किया कि क्या पीवाईक्यूज़ में आ रहा है ज़्यादातर, किस अच्छा। टॉपिक से आ रहा है, उस स्पेस क्योंकि अगर आप यूट्यूब पे जाओ और देखो तो आप ऐसे एनालाइज़ कर पाओगे मतलब क्योंकि जितने टीचर जो ऐसे एक्सप्लेन करते हैं, वो क्वेश्चन बताते हैं, यूनिट बताते हैं, फिर एक्सप्लेन करते हैं कि किस पार्ट से आ रहा है और कौन इसमें बताता है ये सब? जैसे डेव बायो का मैंने इनका विशाल सर का देखा है एक, हाँ। वो पूरा मतलब जाते हैं और जब क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे होते तो सर पूरा पार्ट खोलते हैं उसका, कि हुँ, 4 ऑप्शंस में से ये ऑप्शन उन्होंने क्यों चुना और हुँ, पूरा एक्सप्लेनेशन देने के बाद वो बताते हैं कि किस पार्ट से है ये चैप्टर हुँ, यूनिट के किस पार्ट से। तो वैसे आप जा के स्पेसिफिक पार्ट या यूनिट आप थोड़ा पढ़ सकते हो, हुँ। जान सकते हो क्योंकि डेव बायो भी बहुत लंबा है। मैंने बीएससी के टाइम पे डेव बायो पढ़ा था, एमएससी में उसके बाद मैंने डेव बायो खोला ही नहीं है। तो वो एकदम लॉन्ग लॉस्ट टॉपिक है मेरे लिए, एकदम कुछ नहीं याद है मुझे उसके बारे में। हुँ, तो उसके लिए फिर मुझे बहुत हेल्प मिला है कि पीवाईक्यू से मिला के मैं देखूँ कि अच्छा क्या पढ़ना है, क्या इससे पढ़ना क्या है? पढ़ना है। ठीक है, तो रुचि आपने पहले आपकी स्ट्रैटेजी थी कि आपने पीवाईक्यू को सॉल्व किया, उसी के हिसाब से आपको टॉपिक का इम्पोर्टेंस पता चला और फिर उसी तरीके से आपने अपने रिवीजन का पैटर्न रखा। तो रिवीजन यस। आपने कितनी बार किया था? बहुत मल्टीपल टाइम किया था या रिवीजन कैसे किया था आपने? रिवीजन मैंने ऐसे स्पेसिफिकली मतलब मल्टीपल टाइम्स नहीं किया है। प्रॉब्लम बीएससी में भी जब मैंने पढ़ा था क्योंकि मैंने टॉपिक पूरा-पूरा पढ़ा था, उसके बाद जब एमएससी में भी सेम टॉपिक्स आए थे, तो मैंने उस वक़्त भी 3-4 बार ऑलरेडी मैंने अपने कोर्स के लिए रिवाइज़ किया था। तो उस ऐसे कर के 3-4 बार तो उस टाइम ही हो गया होगा। अच्छा। बट जब फाइनली एमएससी मेरा खत्म हुआ, उसके बाद मैंने पढ़ना शुरू किया, तो उसके बाद मैंने 2 बार ही रिवाइज़ किया है सब चीज़। इन डेप्थ मैंने नहीं जाके थोड़ा-थोड़ा पीवाईक्यू से पीवाई देख-देख के कि अच्छा ये टॉपिक स्पेसिफिकली आता है या ये टॉपिक मुझे पढ़ना चाहिए। क्योंकि मुझे पढ़ना ही था। मॉल बायो और सेल सिग्नलिंग ये दोनों टॉपिक क्योंकि मैंने अभी लास्ट 2 सेमेस्टर्स में पढ़ा हुआ था मेरा। बायोकेम भी मैंने पढ़ा क्योंकि मुझे समझ में आने लग गया था बायोकेम। तो वो भी मैंने पढ़ा कि अच्छे से क्या-क्या पढ़ना है वो भी रिवाइज़ किया मैंने। हुँ, मतलब एट लेंथ रिवाइज़ ना करके स्पेसिफिक टॉपिक में लास्ट के 2 महीने में मैंने 2-3 बार बहुत रिवाइज़ किया है। ओके। तो रुचि आप स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी कि वो क्या गलती ना करें और क्या करें कि वो उनका सीएसआईआर क्वालिफाई हो जाए? आप कैसे हमारे बच्चों को इंस्पायर करेंगे, अपने साथियों को, अपने जूनियर्स को? अगर आप कोई यूनिट टारगेट कर रहे हैं,
जो भी आप कंफर्टेबल हो। अगर आप कोई बड़ा यूनिट नहीं लेना चाह रहे हैं, आपको लग रहा है कि बायोकेम मेरे से नहीं होगा, ये 2 मैं फिर एनिमल और प्लांट फिजियो करूँगा या करूँगी, तो उस चीज़ को कंप्लीट कीजिए। जैसे मैंने 6 यूनिट किया, तो मैंने 6 यूनिट को कंप्लीट किया क्योंकि मुझसे 10 पूरे नहीं हो रहे थे। हुँ, तो अब मैंने उस हिसाब से, और ये भी मेरे पास बेनिफिट है क्योंकि मैंने पहले बहुत चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो ये होता है कि एग्ज़ाम देते वक़्त आपको उस वक़्त थोड़ा बहुत भी अगर आप रिवाइज़ करो, पीवाईक्यूज़ देखो, तो आपको चीज़ें याद आने लगती हैं। हुँ, तो जब भी पढ़ो, जो चीज़ पढ़ो, थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो कि अच्छा ठीक है, ये चीज़ है, और एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करो। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करो, क्योंकि पीवाईक्यूज़ जब मैं देखना शुरू की थी, मैं आई थिंक 1 साल हो रहा है मेरा ये पीवाईक्यूज़ देखते-देखते, सब चीज़ हुँ, एनालाइज़ करते-करते। तो 1 साल के टर्म में आप समझ पा रहे हैं कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन आता है, या पार्ट सी को कैसे अप्रोच करना पड़ता है। और क्योंकि आप खुद ये चीज़ नहीं समझ सकते, ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि खुद से आप सब कुछ सॉर्ट आउट नहीं कर सकते कि अच्छा ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। किसी भी तरीके का एक गाइडेंस, मैं ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म लो या कोई एक कोर्स लो नहीं बोल रही। आपके जो टीचर आपको एमएससी में पढ़ाते हैं, बीएससी में पढ़ाते हैं, आप उनके पास चले जाइए, उनसे हेल्प माँगिए कि सर इस टॉपिक से, क्योंकि वो जानते हैं, जिनको भी इस बारे में जानकारी हो, एग्ज़ाम रिलेटेड के हुँ, बारे में, वो आपको बताएँ कि उस बुक से क्या पढ़ना है, अगर आपको बुक से ही पढ़ना है तो। हुँ। क्योंकि स्टैंडर्ड बुक टोटली पढ़ना एक बहुत ही मुश्किल काम है। मैं ट्राई करके देख चुकी हूँ, सब कुछ याद नहीं रहता। थोड़ा गोल ओरिएंटेड अगर आप तैयारी करेंगे, एग्ज़ाम ओरिएंटेड तैयारी करेंगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, मेरे हिसाब ओके, से। ओके। तो भई ये थी बहुत ही ज़्यादा समझदार, एकदम दादी अम्मा टाइप, एक समझदार लड़की, बहुत ही ज़्यादा, जिसको सब कुछ पता है कि क्या मतलब। ये पहला इंटरव्यू है रुचि जिसमें मैं चुपचाप बैठा हूँ, आप बोलती जा रही हो। तो ये बहुत अच्छा इंटरव्यू है क्योंकि ऐसे ही होना चाहिए। जब स्टूडेंट्स तैयारी करके आएँ तो फिर वो भी बताएँ, है ना? हम तो बताते ही रहते हैं, साल भर हम तो चिल्लाते ही रहते हैं। आज रुचि का बोलने का मौका था तो उसने बोला। तो ये है रुचि, और 87th रैंक इसकी आई है जेआरएफ में, और बहुत अच्छे से, बहुत शिद्दत से इसने पढ़ाई करी है। इसके पास हर एक बात का जवाब है, हर बहुत छोटी-छोटी बातों की क्लैरिटी है। तो आप इससे देख सकते हो, सीख सकते हो। इस इंटरव्यू को बार-बार देखना। मैं वापस से कहता हूँ, इस इंटरव्यू को बार-बार देखना, क्योंकि इसमें इसने बहुत सारे ऐसे जवाब दे दिए हैं जिसके प्रश्न पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसने बार-बार सारी बातें क्लेरिफ़ाई कर दी हैं कि आपको क्या करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच रुचि, हमारे थैंक साथ यू सो जुड़ने के मच। लिए। और आप क्या कहना चाहती हो? जो एक आध लाइन कुछ और बोलना चाहो, तो अपनी तरफ से बोल सकते हो आप। कुछ नहीं, बस सब ट्राई करते रहिए, अगर ट्राई करने से ही होगा, एग्ज़ाम में जाने से ही होगा। मैंने इस एग्ज़ाम को 3 बार दिया है जहाँ तक मुझे याद है। 2 बार 90s या 90 समथिंग में मैं रह जाती थी। अच्छा। इस बार पहली बार जब आप रिवाइज़ करो, पूरा रिवाइज़ करो, देखो पीवाईक्यूज़ और प्रैक्टिस रखना। पीवाईक्यूज़ एटलीस्ट आप चेक करना कि क्या आता है। वो बहुत, बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। अगर आप आईआईटी जैम दे रहे हो, गेट भी दे रहे हो, सीएसआई नेट दे रहे हो, जो भी एग्ज़ाम दे रहे हो, उसमें पीवाईक्यूज़ हमेशा चेक करके जाओ कि आता क्या है एग्ज़ाम में। ठीक है, समझ गए ना? चेक करके जाना अब। और थैंक यू सो मच रुचि, थैंक यू सो मच। थैंक यू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, ये थी रुचि, और आप सुन रहे थे आईएफएस का ये ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। इस पर बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, आगे भी हम आपको ऐसे ही सुनाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, और अपना ध्यान रखिए और अगले इंटरव्यू का इंतज़ार करिए। थैंक यू।